नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बनर्जी और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आप सारे दर्शक कितनी छोटी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, ये बात कई बार मैं रियलाइज़ करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी पिछले दिनों हमारे किसी साथी ने, क्राइम तक फैमिली के किसी मेंबर ने ये कमेंट किया था कि आप हर बार अपने साथ कैमरे पर होने वाले कलीग का नाम लेते हैं और आप उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट हम सारे लोग एक टीम की तरह काम करते हैं और मैं तो कैमरे के सामने रहता हूँ, लेकिन जो मेरे दूसरे कलीग्स हैं, दीपक हैं, आसिम हैं, ये लोग अक्सर कैमरे के दूसरी तरफ रहते हैं, जिन्हें आप देख नहीं पाते या कम देखते हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, कई बार क्या, हर बार ऐसा लगता है कि कम से कम उनको थोड़ा तो क्रेडिट देना बनता ही है कि हम उनका नाम ज़रूर लें आपके सामने कि आज कौन मेरे साथ इस लाइव के दौरान या इस पेशकश के दौरान मौजूद है। तो इसीलिए मैं हर बार नाम लेता हूँ। बहरहाल, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं और बिना कोई पहेली बनाए हुए, पहेली बुझाए हुए सीधे सीधे वाक़ये की शुरुआत करते हैं और पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। मैं पहले कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं करने वाला हूँ जिससे कहानी के खुलने का या राज के फाश होने का कोई डर हो। तो सीधे शुरुआत। दिल्ली में एक नौजवान टैक्सी ड्राइवर रहता था और चूंकि वो दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंसी से एसोसिएटेड था, तो अलग अलग शहरों में उसका अक्सर आना जाना लगा रहता था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, ये अलग अलग ढाबों में, जो हाईवे में ढाबे होते हैं, उन ढाबों के साथ और होटल्स के साथ इन टैक्सी ड्राइवरों का, कैब ड्राइवरों का एक पैक्ट होता है। उस पैक्ट के तहत ये जब भी किसी शहर से निकलते हैं दूसरे शहर के लिए, तो उस रूट में पड़ने वाले ढाबे में ही, किसी पर्टिकुलर ढाबे में ही वो प्रेफरेबली अपनी गाड़ी रोकते हैं। पीछे बैठा हुआ कोई पैसेंजर जब बोलता है कि कहीं नाश्ता करा देना, तो वो रुकता उसी ढाबे में है जिस ढाबे के साथ उसका समझौता है। बदले में जो ढाबे का मालिक होता है वो इस टैक्सी ड्राइवर को कुछ पर्क्स देता है, यानी या तो वो उसे फ्री खाना खिला देता है या फिर एक से ज़्यादा या बार बार फ्रीक्वेंसी में पैसेंजर लाने पर कुछ पैसे वगैरह भी देता है। तो इस तरह का एक कॉन्टैक्ट जो है, वो कॉन्टैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों ड्राइवरों और ढाबे वालों का होता है। तो ये जो दिल्ली का टैक्सी ड्राइवर था, ये जब दिल्ली और मेरठ रोड, दिल्ली से जब मेरठ जाता था, तो दिल्ली मेरठ रोड में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है मुरादनगर। उस मुरादनगर में एक ढाबे में ये हर बार विदाउट फेल रुका करता था, प्रोवाइडेड कि पैसेंजर ऐतराज़ न करे। और इस ढाबे का जो ओनर है उसके साथ इस टैक्सी ड्राइवर की इसी आने जाने के सिलसिले में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। चाय नाश्ता और लंच डिनर ये सब तो होता ही था, लेकिन जब खाली वक्त मिलता था या मान लीजिए पैसेंजर को छोड़कर ड्राइवर अकेला आ रहा है, वक्त ज़्यादा है, तो ये ड्राइवर अक्सर वहाँ रुक भी जाया करता था और बातचीत का सिलसिला भी चलता था। इस ड्राइवर का नाम था कपिल। तो ढाबे मालिक से दोस्ती और मुलाकात के क्रम में कपिल को ये पता चला कि इस ढाबे मालिक का एक भाई भी है जो दिव्यांग है, यानी स्पेशली एबल्ड लोगों में उसकी गिनती होती है। और इसी वजह से उस दिव्यांग भाई की अब तक किसी से शादी नहीं हुई है। तो जो ढाबे का मालिक था वो अपने दोस्त कपिल से अक्सर कहा भी करता था कि यार देखो, मेरे भाई की शादी करा दो, वो मतलब दिव्यांग है, उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, अगर कोई आम लड़की ना मिले, अगर कोई दिव्यांग लड़की भी हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की बात जो है वो ढाबे का मालिक कपिल को बताया करता था। और एक रोज़ कपिल वहाँ से गुज़र रहा था और गुज़रते वक्त जब फिर से शादी की बात छिड़ी, तो उसने ढाबा मालिक का जो भाई है उसका नाम था अशोक शर्मा, तो अशोक शर्मा के लिए उसने शादी का प्रस्ताव दिया। और कपिल ने कहा कि मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो लड़की तो अकेली है, उसके फैमिली में कोई नहीं है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, आप अगर चाहें तो मैं उससे आपकी मुलाकात करवा दूंगा और आप अपने भाई अशोक से उसकी शादी करा सकते हैं। और चूंकि मैं लड़की को जानता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो खुश रखेगी आपके भाई को, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे जो दिव्यांग व्यक्ति था अशोक शर्मा, वो भी बहुत खुश हुआ, जो उसका
भाई था जो ढाबे का ओनर था, उसने भी इस बात पर हामी भरी और फिर जल्द ही ड्राइवर कपिल के बताई लड़की के साथ अशोक शर्मा की शादी हो गई। जिस लड़की से शादी हुई उस लड़की का नाम था शालू। तो अशोक और शालू शादी के बाद आराम से रहने लगे और जैसा कि मैंने आपको बताया ये लोग मुरादनगर के रहने वाले थे। तो अशोक का मुरादनगर में ही शिव विहार नाम की एक जगह है, शिव विहार कॉलोनी, वहाँ पर अशोक का अपना मकान भी था और ढाबा था, दुकान थी, इस तरह की और भी कई प्रॉपर्टी थी। तो कुल मिलाकर पैसों की कोई कमी नहीं थी और पति पत्नी शादी के बाद बहुत आराम से रहने लगे। और इस तरह 2 साल गुजर गए। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद अभी पिछले महीने, मतलब मई महीने में 2019 में 29 तारीख को एक बहुत बुरी वारदात हुई। हुआ ये कि ये जो अशोक था उसकी अपने ही घर में अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। अशोक की बीवी ने अपने आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को ये बताया कि मेरे पति बाथरूम में थे, वो नहा रहे थे, इसी बीच उन्हें करंट लग गया और करंट लगने की वजह से उनकी जान चली गई। तो जब बीवी ने यानी शालू ने जब रोना शुरू किया और पति की मौत का मातम मनाना शुरू किया तो आसपास के लोग दौड़े आए। जो अशोक के दूसरे भाई और नाते रिश्तेदार आसपास थे वो भी आए। उन्होंने देखा कि वाकई अशोक की लाश जो है वो बाथरूम में पड़ी हुई है और काफ़ी हद तक लाश अकड़ी हुई है। आमतौर पर बिजली का झटका लगने से कुछ बॉडी में अकड़न सी भी होती है, तो लोगों को देखकर लगा कि हाँ शायद बिजली का झटका लगने से ही मौत हुई है। लेकिन चूंकि अननेचुरल डेथ का मामला था तो इस मामले में पुलिस को तो खबर देनी ही थी। तो ये जो अशोक के घर के लोग हैं, उसके भाई और दूसरे लोग, इन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने मौके का मुआयना किया, उन्होंने देखा बाथरूम में कि करंट लगने का ऑप्शन, मतलब करंट लगने जैसा सिचुएशन वहाँ है भी या नहीं। और प्राइमा फेसाई यानी पहली नज़र में पुलिस को लगा कि हाँ पानी भी है और कुछ जगह नेकेड वायर भी है जिससे करंट लग सकता है। तो पुलिस पहली नज़र में इस बात से कन्विंस भी हुई और उस बॉडी को पुलिस रिकवर करके ले गई और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक CRPC 174 के तहत अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया और मामले की तफ्तीश शुरू की। इस बीच जैसे ही 2 से 3 दिन गुजरे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस वाले हैरान हो गए, चकरा गए वो। उसकी वजह ये थी कि अशोक की मौत जो है वो बिजली का झटका लगने से नहीं हुई थी, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अशोक को बिजली का झटका ही नहीं लगा था। और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि अशोक की मौत जो है एक्सफिक्सिया की वजह से हुई, यानी गला घोंटकर या सांस रोककर अशोक की जान ली गई थी। अब जब ये बात पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगने लगा कि भाई जाहिर है अब तो ये मामला एक्सीडेंट का नहीं कत्ल का है। और फिर चूंकि घर में ही मौत हुई है और बीवी ही इकलौती घर में मौजूद थी तो इस कत्ल में बीवी का ज़रूर हाथ है। पुलिस की रडार पर अब अशोक की बीवी शालू आ चुकी थी। जब शालू से पूछताछ करने से पहले पुलिस वालों ने अशोक के परिवार के दूसरे लोगों से यानी उसकी भाइयों से पूछताछ की तो भाइयों ने भी कहा कि हाँ हमें भी शक है इस लड़की पर, क्योंकि इस लड़की की गतिविधियाँ, इसकी हरकतें पहले बहुत अच्छी नहीं रही है, तो हमें लगता है कि कहीं इसी ने हमारे भाई का मर्डर न किया हो। तो जब एक तरह से क्लियर कट मर्डर का केस और क्लियर कट इंडिकेशन उसकी बीवी शालू की तरफ लग रहा था तो पुलिस ने बिना देर किए हुए शालू को उठा लिया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले शालू ने झूठ बोला, पुलिस को बहकाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो हार गई और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने पति अशोक शर्मा की जान 28 मई की रात को ली थी और 29 मई की सुबह को उसने शोर मचा दिया कि मेरे पति बाथरूम में करंट लगने की वजह से मर गए। जब उससे और सख्ती से पूछताछ हुई और कहा कि भाई तुमने अकेले कैसे जान ली, कैसे तुमने साजिश रची, तो उसने जो बात कही वो कहानी सुनकर आप हैरान होंगे। उसने कहा कि इस कत्ल की साजिश में मैं अकेली नहीं थी, बल्कि मेरे साथ मेरा पार्टनर टैक्सी ड्राइवर कपिल भी था।
शालू का ये कहना था कि हमने और कपिल ने मिलकर अशोक शर्मा की हत्या करने की साजिश रची थी और इसके पीछे की वजह ये थी कि हम एक तो एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार करते हैं, और दूसरा हम अशोक शर्मा की जो प्रॉपर्टी है उसे हथियाना चाहते थे। अब पुलिस ने फौरन कपिल को गिरफ्तार किया। वो कपिल जो पहले तो टैक्सी चलाता था, लेकिन अब हाल के दिनों में कपिल ने जो है वहीं मुरादनगर में एक दुकान खोल ली थी और छोटी मोटी दुकानदारी का काम किया करता था। कपिल को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, कपिल को पुलिस ने पकड़ा, तो कपिल ने भी अपनी जो प्रेमिका है शालू, उसकी हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि हाँ, हम ही दोनों ने मिलकर इस कत्ल की साजिश रची थी। और जब पुलिस ने पूछा कि आप लोगों ने कब रची कत्ल की साजिश और क्यों रची, तो उसने कहा कि ये सब कुछ जो है तकरीबन 2 से 2.5 साल पुरानी बात है। कपिल ने कहा कि जब मैं यहाँ से गुजरता था दिल्ली मेरठ रोड से और मुरादनगर में शर्मा जी के ढाबे पर रुकता था, तो अक्सर मुझे इस बात का एहसास होता था कि शर्मा परिवार के पास काफ़ी दौलत है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दुकान है, मकान है, सब कुछ है। और यहाँ तक कि जब मुझे ये पता चला कि इनके एक भाई अशोक शर्मा वो दिव्यांग है और उनको शादी करनी है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी प्रेमिका शालू की शादी अशोक से करवा दूं और शालू को ये काम दूं कि वो अशोक से शादी करने के बाद उससे प्यार बढ़ाए और प्यार बढ़ाने के बाद धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है अपने नाम लिखवाए, और जब प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी तो फिर हम किसी रोज़ अशोक की हत्या कर देंगे और फिर इस तरह से शालू से मैं दूसरी शादी कर लूँगा और हम सेटल हो जाएंगे। तो ये हमारी साजिश थी। कपिल ने ये बात बताई और कपिल ने बताया कि ऐसा करने के लिए ऐसा करने का आइडिया हमें एक टीवी पर एक क्राइम शो देखकर मिला भी था, और उसके बाद इस आइडिया के तहत हमने आज से 2 साल पहले शालू को, जो मेरी प्रेमिका है, उसको अशोक शर्मा और शर्मा परिवार से मिलवाया था और फिर इनकी शादी करवा दी थी। ये बात कपिल ने बताई। कपिल ने यह भी बताया कि ये जो शालू है उसके पति की मौत हो गई है और शालू किसी और शहर की रहने वाली है, प्रोबेबली उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की वो शालू नाम की लड़की रहने वाली थी। और चूंकि उसके पति की मौत हो गई और उसके बाद उसका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा था, तो वो तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले दिल्ली आई थी। दिल्ली में उसकी मुलाकात उन दिनों टैक्सी चलाने वाले कपिल से हुई थी और कपिल के साथ ही उसका प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन कपिल को क्राइम का आइडिया आया और उसकी प्रेमिका शालू ने उस क्राइम के आइडिया पर अपनी हामी भरी, और इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के साथ उसकी शादी करवा दी, सिर्फ इसलिए कि वो जिस आदमी से उसने शादी करवाई उस आदमी से शादी कराने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। लेकिन ये राज जो है वो खुल गया। मैंने आपको बताया कि पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि मौत जो है वो करंट लगने से नहीं हुई है बल्कि बिजली का झटका लगने से हुई है। तो फिर पुलिस ने फ़ौरन पहले शालू को और फिर कपिल को, यानी इन दोनों प्रेमी प्रेमिका की जो खूनी जोड़ी है, उसे गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से ये मामला इसी महीने, जून के महीने में ही 3 तारीख को पुलिस ने फाइनली सॉल्व किया, मुरादनगर की पुलिस ने। तो ये थी पूरी कहानी, जो बहुत लंबी या बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मामला बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था। वो इसलिए कि कोई आदमी किसी दूसरे बेगुनाह इंसान की दौलत हड़पने के लिए कितना नीचे गिर सकता है और किस तरह की घटिया प्लानिंग कर सकती है, ये इस कहानी या इस वाक़े को सुनकर पता चलता है। खासकर ऐसा आदमी जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। जान तो खैर उसने ली ही एक बेगुनाह इंसान की। देखिए, उसने खुद अपनी प्रेमिका तक को जो है किसी दूसरे आदमी से उसकी शादी करवा दी, सिर्फ इसलिए कि वो प्रेमिका जो है उसके लिए प्रॉपर्टी हड़प सके। और विडंबना देखिए या दुखद पहलू देखिए कि प्रेमिका भी इस कृत्य के लिए, इस करतूत के लिए राजी हो गई। कत्ल तो हो गया, गुनहगार भी पकड़े गए, लेकिन उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ जिसके लिए इतनी साजिश रची गई? तो इसका जवाब भी सुनिए। ये जो महिला है शालू, इसने अपनी बातों में फंसाकर अशोक शर्मा का कत्ल करने से पहले
दिल्ली मेरठ रोड पर उसकी एक दुकान थी। उस दुकान को ये महिला अपने नाम लिखवा चुकी थी, यानी उस दुकान का मालिकाना यह हासिल कर चुकी थी। मकान जो है अशोक शर्मा का, वो इसे अपने नाम करवाने की कोशिश कर रही थी और मेरे ख्याल से अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अशोक शर्मा अपनी बीवी के नाम मकान लिखने वाला था, लेकिन इससे पहले ही हत्या हो गई। अब सवाल यह है कि हत्या पहले क्यों हो गई, इतनी क्या जल्दीबाजी थी? तो उसकी भी एक वजह है। वजह यह है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर है कपिल, जिसने अब टैक्सी चलाना छोड़कर उसी मुरादनगर में छोटी मोटी दुकान खोल ली थी, दरअसल ये कपिल जो है शालू के घर, अपनी प्रेमिका के घर आता जाता रहता था और इस बात की खबर अशोक शर्मा और उसके परिवार के लोगों को लग चुकी थी और वो लोग कपिल को ऐसा करने से रोकते थे, मना करते थे, और जो उनके परिवार की बहू है शालू, उसे भी मना करते थे। तो इनके मिलने मिलाने में भी एक अड़चन पैदा हो रही थी और इनको लग रहा था कि एक तो हमारा मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, ऊपर से कब मकान मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो एक जो एंग्विश या गुस्सा कह लीजिए, उसमें आकर इस कपिल ने और शालू ने 28 तारीख की रात को 28 मई की रात को इसकी हत्या की। और जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि इसने हत्या जो है वो गला घोंट कर इन दोनों ने की और उसके बाद कपिल चुपचाप अशोक और शालू के घर से निकल गया, फरार हो गया। और अगली रोज़ सुबह यानी 29 की सुबह जो है, 29 मई की सुबह, शालू चीखने चिल्लाने लगी कि मेरे पति को करंट लग गया और मृत्यु हो गई। मन में ये सवाल हो सकता है कि अब प्रॉपर्टी क्या मिलेगी भी या नहीं, जो दुकान इसके नाम हो गया था उसका क्या होगा। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलनी। जो दुकान इसने धोखे से अपने नाम कर लिया था, चूंकि मर्डर हो चुका है, अब तो वो जेल गई और उसके पीछे का मोटिव भी अब क्लियर हो चुका है। मोटिव ही प्रॉपर्टी है जो धीरे धीरे वो अपने नाम करवा रही थी। तो जो परिवार के लोग हैं वो उस विल को चैलेंज करेंगे जो अशोक शर्मा ने मृत्यु पूर्व अपनी पत्नी के नाम किया था और जिस वसीयत में कह लीजिए या जिस डॉक्यूमेंट में, पेपर में उसने अपने दुकान का मालिकाना हक अपनी बीवी शालू को दिया था, उसको भी परिवार के लोग चैलेंज करेंगे। मकान वगैरह तो अलबत्ता अभी उसके नाम किया नहीं था तो वो तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह से शालू को और कपिल को प्रॉपर्टी के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और अब बाकी की ज़िंदगी उन्हें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी कहानी और जो अपने आप में बहुत दुखद है। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अभी जाइएगा नहीं, कुछ देर रुकिए। आज से 4 रोज़ पहले जब मैं लाइव आया था और मैंने आप लोगों को भोपाल की एक कहानी, भोपाल की एक घटना सुनाई थी जिसमें एक कातिल जो है और कत्ल का राज जो है, कातिल की लाश एक नाले से मिली, उसके बाद वो राज खुला था, उसकी कहानी, उसका वाक़या सुनाया था और मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत से कमेंट्स भेजे हैं। तो मैं अपने कुछ दर्शकों को आज याद करना चाहता हूं, उनके कमेंट्स के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं और आप सबका स्वागत भी करना चाहता हूं। तो प्लीज़ कुछ देर और मेरे साथ बने रहिए। निशांत जायसवाल जी से कमेंट की शुरुआत हुई है, उन्होंने जय श्री राम लिखा है। जय श्री राम निशांत जी। शिवानी सिंह ने लिखा है कि मैं कहानी या वाक़ये जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनाता हूँ, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम के नाम से एक आईडी भी है, उन्होंने भी विश किया है। और एक शख्स ने यह पूछा है कि वो जो क्रिमिनल था अभिषेक, जिसने भोपाल में मर्डर की घटना को अंजाम दिया था, उसकी लाश नहर में मिली तो वो कैसे मरा। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी मेरी कहानी या मेरे बोलने से, लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो मैं बताना चाहता हूँ। सैम स्टार्क के नाम से आईडी है। सैम वो इस तरह से मरा कि वो पुलिस से बचने के लिए, पुलिस नहीं, लोगों से बचने के लिए, पकड़े जाने से बचने के लिए नाले में कूदा और नाले में ही डूब गया। चूँकि रात का वक्त था, अंधेरा था, तो लोगों को लगा कि वो शायद नाले में कूदकर दूसरी तरफ कहीं तैर कर निकल गया होगा, लेकिन वो निकल नहीं पाया था और नाले में डूबने की वजह से अभिषेक नाम के उस किलर की, उस अटैकर की मौत हो गई थी। करण है, इन्होंने थैंक यू कहा है। संजय शिंदे हैं, कपिल सैनी है और शैलेश जी हैं, इन्होंने टाइटैनिक की कहानी सुनाने की फरमाइश की है। तो ये फरमाइश मैं शम्स ताहिर खान साहब तक पहुंचा दूंगा, वो इस तरह की कहानियां सुनाते हैं। कपिल सोनी हैं, इन्होंने भी अपनी बात लिखी है। अच्छा, इन्होंने मुझे कहा है कि वो ज़्यादा मत करो यार, बहुत झुंझलाते हुए इन्होंने कहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं का कमेंट पढ़ने से पहले मैं जैसा कर रहा था। तो एनीवे, अरुण कुमार जी हैं, मैं अपने आप को सुधारने की और कोशिश करूंगा। अरुण कुमार जी हैं, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिन ब दिन बोलने का तरीका और अच्छा होता जा रहा है। दंगूरा धर्मेश, इन्होंने आभार प्रकट किया है अपने दर्शकों के लिए
कि अपना हम यहाँ टाइम लेकर, दर्शकों की तरफ से इन्होंने आभार प्रकट किया है और कहा है कि हम टाइम लेकर जो है यहाँ कहानियाँ सुनाने के लिए आते हैं, और ख़ासकर इस कोविड के समय में, तो उन्होंने उसके लिए थैंक्स कहा है। हम भी आपके आभारी हैं। पीटी एक आईडी है, रामलाल जाट हैं, सुनील कुमार हैं, और एक आईडी है ये सुरविया तारा निकल गया। एनीवे, आबिद हुसैन साहब हैं, इलेक्ट्रिशियन, इन्होंने भी क्राइम तक फैमिली से अपना एसोसिएशन बताया है। राघवेंद्र तिवारी जी हैं, राधा यादव का कोई बड़ा बिजनेस था क्या जो इतना पैसा ब्याज में देती थी? राघवेंद्र तिवारी कह रहे हैं ब्याज में पैसे देना ही एक बिजनेस है राघवेंद्र जी, लेकिन इसके बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? क्या राधा यादव जो है पहले से बहुत पैसे वाली थी या उसकी कोई प्रॉपर्टी थी? इसके बारे में तो खैर ऑनेस्टली सेइंग अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 5 लाख रुपए से भी शुरुआत करता है तो धीरे धीरे अगर बिजनेस सही रास्ते पर चले तो पैसे इंसान कमा लेता है। शुभम मालवीय हैं, इनका कमेंट आया है। सूर्य प्रकाश सिंह हैं, अजय जांगीड़ हैं, आशु भट्टाचार्य जी हैं, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है और इन्होंने कहा है कि बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन पहले से सस्पेंस क्लियर मत कीजिए। आशु जी, होपफुली आज सस्पेंस क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने कहानी में कुछ भी पहले प्रॉम्प्ट नहीं किया था। बिल्कुल आने के बाद पूरे वाक़े की मैंने शुरुआत कर दी, और मैंने ये भी कोशिश की कि मैं रिपीट कम से कम करूं, इसीलिए कहानी जो है जल्दी भी ख़त्म हो गई, और एक तरह से ये बढ़िया हुआ कि हम आपसे फिर इतना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और आपके कमेंट्स हम पढ़ पा रहे हैं। सुजीत कुमार औरस, इन्होंने जो है कॉम्प्लीमेंट दिया है, थैंक यू वेरी मच। और कृष्णा शर्मा जी, मैं आपको फिर से नमन करता हूं। उन्होंने बताया है कि मैं उनके बेटे की तरह हूं, और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारी मां के समान हूं उम्र में, और वाराणसी से हूं, BHU में, और रिटायर्ड ऑफिसर हूं। गॉड ब्लेस यू बेटा, उन्होंने लिखा है। वाकई ये दिल को छूने वाला कमेंट है। आप इतना प्यार करती हैं और इतना आशीर्वाद दे रही हैं, ये मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती है। तो बहुत धन्यवाद आपका, मेरा प्रणाम आप तक पहुँचे। मनोज राजपूत हैं, बीरेंद्र सिंह हैं, सागर पाटिल हैं। सागर पाटिल साहब, ये स्टाइल आपको ठीक नहीं लगता, यू आर सीरियसली वेरी जीनियस पर्सन। थैंक यू वेरी मच सागर पाटिल साहब, इतना बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। आपने मुझे जीनियस बताया है। हालांकि एक हमारे क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं, तरुण शर्मा उनका नाम है, वो हमेशा जो है बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते हैं। हो सकता है कि मुझ में कुछ कमियां हो, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, और हमेशा आप नेगेटिव कमेंट कीजिए, मुझे इससे भी कोई इनकार नहीं है। बिल्कुल आप कीजिए, आपको पूरा हक बनता है। मैं सिर्फ तारीफ सुनने की अपेक्षा लेकर आप लोगों के सामने हाजिर नहीं होता हूँ। कुछ कमी होगी तो बताइएगा ज़रूर, लेकिन जो लहजा उनका होता है, जो भाषा उनकी होती है तरुण जी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और चूँकि अभी सारे दर्शकों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये मैसेज आप तक कन्वे करना चाहिए, और बहुत दिनों से मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज़ तरुण जी, थोड़ा सा कम से कम हल्का हाथ रखिए मुझ पर। इतनी भी क्या नाराज़गी है? आपने कई बार लिखा है कि मुझे देखते ही आपको गुस्सा आने लगता है। मुझे समझ में नहीं आता मुझे देखते ही क्यों गुस्सा आता है। तरुण जी, मैं तो शायद कभी आपसे मिला भी नहीं हूँ, और अगर मिला हूँ किसी दूसरे नाम से आप कमेंट कर रहे हैं तो बताइए क्यों गुस्सा आता है और मेरी क्या गलती है। प्रेम सिंह जी हैं, ये महिपाल सिंह रावत राजस्थान से, और ये कुछ किसी खबर के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत विश्वासघात होता है। और इनका कमेंट जो है ये पूरी तरह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रेम सिंह जी, इनका कमेंट आया है। हिरल राठौड़ हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ़ की है। शाहबाज बादशाह, इन्होंने भी कमेंट किया है। शाहबाज जी, बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने मुझे सुझाव दिया है कि मैं स्टोरी का जो सस्पेंस है उसे कायम रखने की कोशिश करूं। बिल्कुल करूंगा, इनफैक्ट मैं करता भी हूं, लेकिन आपने वो गाना सुना है ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मैं सस्पेंस रिवील करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हो जाता है। तो अगली बार से मैं थोड़ा और, जिसे कहते हैं कि अटेंटिव रहूँगा। मोनू सिंह हैं और कुंचक जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। अमृतपाल सिंह हैं। उषा सिंह, इन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी मुझे अच्छा लगता है भैया, मैं नई हूँ और 1 महीने से सुन रही हूँ बस। नमस्ते आपको। थैंक यू वेरी मच उषा जी, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। और महादेव एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि आप वारदातों में जो पीछे से डायलॉग बाजी करते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। महादेव जी, शायद आप आज तक के जो प्रोग्राम वारदात है उसके बारे में बात कर रहे होंगे, और उसके पीछे से जो हम न्यूज़ बोलते हैं उसको हम वॉइस ओवर कहते हैं।
तो जाहिर है आप टीवी में काम तो करते नहीं, तो इसीलिए मैं ये उम्मीद नहीं करता कि आपको वो टेक्निकल टर्म पता होगा, इसलिए आपने डायलॉगबाजी वर्ड की यूज़ किया है। तो वो डायलॉगबाजी नहीं है महादेव जी, वो वॉइस ओवर है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब एक ख़ास दर्शक की बात, ख़ास इसलिए क्योंकि इनसे और मुझसे बस एक जुड़ाव है, वो जुड़ाव है कि ये मेरे होम टाउन की है। मैं जमशेदपुर का हूँ और ये खादीजा ज़ैनब हैं। इन्होंने कहा है कि वो मेरा शो जो है वो डेली देखती हैं और वो जमशेदपुर से हैं, उन्हें हमारी स्टोरी अच्छी लगती है, ऐसे ही स्टोरी सुनाते रहें हम लोगों के लिए, उन्होंने ऐसा कहा है। ज़ैनब, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं भी जमशेदपुर से हूँ। अगली बार जब आप मेरा ये शो देख रही हूँ तो आप ये लिखिए कि जमशेदपुर में आप कहाँ से हैं, मैं फिर अपने बारे में और बताऊँगा। राजा बेनीवाल जी हैं, इन्होंने नाइस लिखा है। हैप्पी लूथरा साहब हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। ट्रिकी ज्योति क्लासेस, इन्होंने वॉइस की तारीफ़ की है। सस्पेंस स्टार्टिंग में रखा करें, ये भी ज्योति क्लासेस ने कहा है। दीपक साउद हैं और बडू 95 हैं, इन्होंने कहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ठीक है, प्रैक्टिस योर ब्रीदिंग पैटर्न। अच्छा, हो सकता है कि मेरी सांस की आवाज़ जो है वो आती होगी ज़्यादा और उससे ये बडू 95 थोड़ा विचलित होते होंगे, मतलब वो इरिटेट होते होंगे। मैं ख्याल रखूँगा कि सांस ही न लूँ, मजाक कर रहा हूँ मतलब सांस की आवाज़ कम करूँ। ऐसा कोई केस है जिसमें किसी जज को ही फांसी दी गई है, आशीष लखेड़ा ये कह रहे हैं। तो पता नहीं दोस्त। अच्छा, दीपक मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि सर यानी शम्स ताहिर खान साहब इस तरह के वाक़े, इस तरह की कहानी सुना चुके हैं। तौसीफ़ अहमद जी हैं, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ निराला है। थैंक यू तौसीफ़ जी, ये बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है। माई लाइफ माई वे, सुप्रतिम जी वेव कर रही हैं, मैं भी वेव कर रहा हूँ आपको। और शबीह फ़ातिमा हैं, इन्होंने जो है मेरे अंदाज़े बयान से बहुत नाराज़गी जताई है और उसे अच्छा नहीं बताया है। तो ठीक है फ़ातिमा जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं और बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद नथमल महेरिया है और इन्होंने भी कमेंट किया है। इसके अलावा विमल पटोल वाला ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि आई एम हियरिंग मेनी टाइम्स फ्रॉम योर स्टोरीज द पुलिस ट्राइज टू आस्क their own method. Now what is those method and all the time culprits admit and committed the crime. अच्छा, ये विमल पटोले वाला ये पूछ रहे हैं कि हालांकि इन्होंने तस्वीर में शायद अपने प्रोफाइल में किसी महिला की तस्वीर लगा रखी है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पुलिस किस मेथड से पूछताछ करती है कि जो गुनहगार होते हैं वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। देखिए, मेथड बहुत तरीके के होते हैं। एक तो मेथड यही होता है कि पुलिस किसी भी आदमी पर जिस पर उसको शक होता है, पहले तो उसे पुलिस पकड़ती ही नहीं है, गिरफ्तार ही नहीं करती। गिरफ्तार करती है या पकड़ती तभी है सीरियस ऑफेंस में जब पुलिस के पास कुछ सबूत होते हैं। फिर पहले पुलिस उससे पूछती है कि भाई बताओ तुमने किया अपराध, किया नहीं किया, क्या है। अगर वो झूठ बोलता है, टालता रहता है, तो पुलिस फिर सबूत दिखाती है उसे और फिर उसको कन्फ्रंट करती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि जब शक होता है तो एक आदमी से पुलिस जो है 4 बार 5 बार अलग अलग ऑफिसर्स उससे पूछताछ करते हैं और उसके बाद चारों पांचों ऑफिसर जो है आपस में बैठकर बात करते हैं और हर बार जो पूछताछ होती है उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। फिर पुलिस ये देखती है कि कहानी में कहाँ डिस्क्रिपेंसीज रही, कहाँ कहानी में झोल है। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तो विमल, मैं आपको बताऊं विमल जी, कि उसकी कहानी में कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। वो पहली बार में बोलता है कि मैं 4 किलोमीटर तक गया था, दूसरी बार में वो 4.5 किलोमीटर बोल देता है और तीसरी बार जब उससे पूछा जाता है यार 4 या 4.5 सही बताओ, तो कहता है नहीं 5 किलोमीटर। तो इस तरह से जो है वो रिएक्ट करता है अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से। तो ये सब बातें हैं। फिर साइकोलॉजिकल तरीका भी होता है। कई बार पुलिस को लगता है कि इसको सीधे चार्ज करूं तो शायद ये बोले, कई बार पुलिस घुमा फिरा कर पूछती है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। केतन सी हैं, कृष्णा थापा जी हैं, राजू सिंह हैं, निधि दुबे हैं, रमा जैन जी थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा है, ये दरअसल हमें रेगुलर कमेंट करती हैं तो इसीलिए इनको अलग से थैंक यू वेरी मच मैं कह रहा हूँ। रमा जी ने कहा है कि नमस्कार, आज की कहानी के लिए धन्यवाद। नूर ओनली, ये अहमदाबाद से हैं और नूर आलम इनका नाम है और इन्होंने लिखा है कि इनको हमारी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं।
निताई बाइन, नाम सुनकर मुझे लग रहा है कि आप बंगाल से हैं। और हाँ, इन्होंने हाँ, पिछली बार भी मैं इनका नाम पढ़ नहीं पा रहा था, इस बार भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने अलग से हिंदी में ख़ास लिख दिया है, तो अब मैं पढ़ सकता हूँ। इन्होंने लिखा है कि कल आप मेरा नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, मेरा नाम है खान शकील सिरियासर। तो ठीक है, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका खान साहब। सर जी, आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग, सबीना गुरुंग, ऑलवेज वॉच योर एपिसोड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिजराज सिंह है, इनका भी कमेंट आया है। संगीता वैद हैं और द पायलट्स एटलस, इसके अलावा वीरेंद्र सिंह, सुप्रतिम साहब इज़ डूइंग बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। इस तरह के पॉजिटिव कमेंट और अच्छी बातें सुनकर 2-4 लीटर खून बढ़ जाता है। नेगेटिव कमेंट सुनकर खून कम तो नहीं होता, लेकिन जब उसकी भाषा अच्छी नहीं होती है तो तकलीफ़ ज़रूर होती है। ये बात मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे भाषा अच्छी होने पर भी सब कुछ अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। रोशन राज है, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि हिंदी बहुत अच्छी है और आवाज़ भी वज़नदार है। मुझे खुशी होगी अगर आप केरल के कन्नूर के कोई पॉलिटिकल मर्डर की कहानी बताएं, और ऐसा क्यों है कि अकेले कन्नूर में कम से कम 180 पॉलिटिकल मर्डर हो चुके हैं। रोशन राज, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बताऊं, मुझे नहीं पता कि वो रिसर्च करने पर उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी और वो कितना दर्शकों के लिए रुचिकर होगा। रुचिकर वर्ड तो सही नहीं है, क्योंकि अपराध की दुनिया में कुछ भी दिलचस्प या इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन दर्शकों को वो कितना जचेगी वो कहानियाँ, ये भी मुझे देखनी होंगी। लेकिन रोशन जी, बहुत धन्यवाद आपका। आकाश वर्मा जी हैं और एस कोनूर है, मंजीत कौर हैं, दीदारुल बापू लिख रहे हैं। अच्छा, एस कोनूर ने कुछ लंबा सा लिखा है, आई लाइक द वे यू एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स, आई ट्राई टू सी एवरी डे एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे कमेंट्स आपने किए, थैंक यू वेरी मच। और विनोद कुमावत हैं और इसी तरह से सुतापा रुद्रा, आप बहुत बेहतरीन तरीके से स्टोरी सुनाते हैं भैया, मेरा कोई भैया नहीं है इसलिए मैं आपको अपना भैया मानती हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है सुतापा, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से अपना प्यार मुझे देती रहिए। आपने ये भी कहा है कि मैं बहुत खुशी है कि आप एक बंगाली हैं और मैं भी बंगाली हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका नाम सुनकर ये समझ गया था और आपने मुझे भैया जो कहा है ये वाकई इसने दिल को छुआ है, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना मान दिया मुझे, आई एम फीलिंग ऑनर्ड। जॉनी सिम्पसन है, इन्होंने जो है गुड जॉब कहा है और इन्होंने कहा है कि आई लाइक बोथ ऑफ योर वे। शम्स ताहिर खान साहब के साथ इन्होंने कहा है कि उनकी बातें भी इनको अच्छी लगती हैं, उनकी कहानी और मेरी भी, थैंक यू वेरी मच जॉनी सिम्पसन। आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। ज्योति दास मोरन का भी कमेंट आया है, मोहम्मद फैयाज़ का भी आया है और इस तरह से और भी बहुत सारे कमेंट हैं। तो एक दिन में या एक बार में मेरे हिसाब से दीपक इससे ज़्यादा लोगों की चर्चा करना संभव नहीं है। प्रहलाद भोपले हैं, शाहीन बानो है, संगीता शुक्ला है। जल्दी से और कुछ नाम लेता हूँ, उसके बाद अंत करूँगा। दानिश अली, मनप्रीत सिंह, शिव साहू, शिव बक्स और शिप्रा सिंह, भोला शंकर, अमरीका दर्शन, ये हमारे दर्शक हैं। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है अमरीका दर्शन के नाम से और ये हमें लिखते हैं कि वो बिग फ़ैन हैं, अमेरिका से हमें देखते हैं और उनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है। तो हमारे जो क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं उनको मौका मिले तो आप अमरीका दर्शन भी कभी टहल आइए, घूम आइए, देखिए वहाँ पर क्या चल रहा है, हमारे साथी ने क्या किया है। आनंद राज दर्शन जी ने भी कमेंट किया है और रज़ा मोहम्मद ने भी किया है और इस तरह से बहुत सारे और लोगों ने कमेंट किया है। आखिरी नाम मैं लेना चाहूँगा फ़िलहाल रानी गिल का। और लेकिन आप सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ देखिए कितने कमेंट आप लोगों ने किए हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने लिखी है, कितनी हौसला अफजाई की, कितनी कमियां बताई और आगे के लिए कितने तरीके सुझाए। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ इतने कमेंट पढ़ के। और ख़ासकर जब कोई लिखता है कि मैं फ़ैन हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि भाई क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ कि कोई मेरा फ़ैन हो। लेकिन जब आप कहते हैं तो मानना पड़ता है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे किसी और वाक़े, किसी और कहानी के साथ। तो इस वक्त मुझे और मेरे साथी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।